हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो बच्चे लोग? सब अच्छी पढ़ाई कर रहे हो? होपफुली अच्छे से ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आया हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। देखिए नाम ही बता रहा है कितना इंटरेस्टिंग है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं, ठीक है ना। दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। यानी कि हम लोग के दोस्त कौन होते हैं? दोस्त वो होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, हमारे लिए किसी तरह से बेनिफिशियल होते हैं। फ्रेंड्स उन्हीं को तो कहते हो। किनको हम फ्रेंड्स कहते हैं? फ्रेंड्स की ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है। कैसे बोलते हो? इसी वजह से ना कि कोई हेल्प करता है तुम्हें, इसलिए वो तुम्हारा फ्रेंड है। और फो होता है यानी दुश्मन। दुश्मन यानी कि वो तुम्हारा दुश्मन है, यानी कि तुम्हारे अगेंस्ट है। आप कुछ बोलते हैं उसके अगेंस्ट कुछ बोलता है, या फिर आप कुछ करते हैं आपके अगेंस्ट कुछ करता है, यानी कि वो पर्सन आपका दुश्मन है। ही इज योर फो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अंडर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। किस तरह से हमारे दोस्त हैं, किस तरह से हमारे दुश्मन हैं, ये हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो रेडी हो जाइए, समझिए पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि हम लोग खाली आंखों से उसे देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग अगर कुछ नहीं आंखों पे लगाए हैं, माइक्रोस्कोप या कुछ भी, हम लोग किसी भी तरह से उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख नहीं पाते हैं, यानी कि विजिबल नहीं होते हैं वो। दे आर नॉट विजिबल टू अस, दे आर नॉट विजिबल टू अस बाय आवर नेकेड आई। हम लोग खाली आंखों से उन्हें नहीं देख पाते, इतने छोटे होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखिए लिविंग तो होते हैं, ये मैंने बताया लिविंग होते हैं ये, ठीक है ना। नॉन लिविंग क्राइटेरियन, ये लिविंग होते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे होते हैं। और कितने छोटे होते हैं कोई पूछे? इतने छोटे कि हम लोग अपनी आय से देख नहीं पाए, ठीक है ना। अगर हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको देखने के लिए, या फिर कोई इक्विपमेंट लगाते हैं अपनी आईज पे देखने के लिए, तब दूसरी बात हो गई। खाली आंखों से हम लोग ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको देख नहीं पाते हैं, दोज आर नॉट विजिबल टू अस, दीज आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए माइक्रो का मतलब ही होता है, आपने कहीं पे भी देखिएगा माइक्रो मैक्रो आता है ना नाम, तो माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल। क्या होता है बच्चों मतलब? माइक्रो का स्मॉल। मैंने लिखा है माइक्रो मींस स्मॉल, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो यानी कि बहुत छोटे हैं। दे आर नॉट विजिबल टू अस, दैट इज नॉट विजिबल टू अस, दीज आर कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बच्चों। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको कहीं कहीं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दूसरा नाम भी कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप घबराइएगा नहीं, कहीं आपको क्या मिल जाएगा लिखा हुआ माइक्रोब्स, कोई कहते हैं माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बोथ द सेम थिंग, ठीक है ना। कहीं माइक्रोब्स लिखा हुआ मिल जा सकता है आपको, और कहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बोथ आर द सेम थिंग। अब हम लोग समझेंगे। देखिए माइक्रो वर्ड आप समझ लिया आपने, तो आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, समझिएगा। आपने माइक्रो समझ लिया, माइक्रो मींस स्मॉल, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स जो स्मॉल हैं, ठीक है ना। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है? इसी से रिलेटेड है, समझिएगा। वो इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप दैट मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर, ठीक है, बिगर। यानी कि आपके हो सकता, देखिए पूरे एनवायरनमेंट में माइक्रोस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पूरे एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं हर जगह एनवायरनमेंट में क्या है? माइक्रोब्स हैं। आपके हाथ में इस टाइम अगर जो आपको दिख नहीं रहा है, पर आपके हाथ में भी इस टाइम बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है ना। आपके एनवायरनमेंट में, मैं जहां पे हूं यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में भी क्या होंगे? बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है ना। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। क्यों? हम लोग को विजिबल नहीं है वो, हम लोग को वो विजिबल नहीं है। कुछ हो सकता है हार्मफुल हो हमारे लिए, कुछ हो सकता है हमारे लिए यूजफुल हो, ठीक है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यही हम लोगों ने पढ़ना है इस चैप्टर में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ फ्रेंड्स होते हैं हमारे, और कुछ फो होते हैं, यानी कि कुछ दोस्त होते हैं और कुछ दुश्मन होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट
दैट मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। अब उस माइक्रोस्कोप से अगर हम लोग अपने हैंड में देखेंगे, ठीक है ना, मान लीजिए हैंड आपका, अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा हैंड में, ठीक है ना, अपने हैंड्स में देखिए, आपको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो आप देख नहीं सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख पाएंगे ना बच्चों। तो यही माइक्रोस्कोप, यही माइक्रोस्कोप का हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे। इस माइक्रोस्कोप से अगर हम लोग देखेंगे अपने हाथ में, तो हम लोग को बहुत सारे बैक्टीरियाज दिखेंगे अपने हाथ में, ठीक है ना। तभी देखिए क्यों बोला जाता है कि खाने से पहले वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स, खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, इसी वजह से, क्योंकि जो विजिबल नहीं है जो माइक्रोस्कोप से ही दिख पाते हैं, जो विजिबल नहीं है हम लोग की आंखों से, वो हम लोग के हाथों में प्रेजेंट है वो माइक्रोब्स। और हम लोग अगर खाना खाएंगे तो वही माइक्रोब्स अगर हो सकता है हार्मफुल हुए तो हम लोग को डिसीज कर देंगे, कुछ हम लोग की डिसीज हो जाएगा हम लोग को कोई, ठीक है ना, कोई बीमारी हम लोग को हो जाएगी उसकी वजह से। इसलिए बोला जाता है हैंड वॉश करने के लिए बिफोर ईटिंग फूड। इसलिए तो माइक्रोस्कोप इट इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स स्मॉल थिंग्स लुक बिगर, ठीक है। माइक्रोस्कोप हेल्प करता है कि स्मॉल थिंग्स जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं उसको उस माइक्रोस्कोप से हम लोग देख पाते हैं, वो बड़ी हो जाती है चीजें और हम लोग इजिली देख पाते हैं वो क्या चीज है। ओके, अब व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी बच्चों? माइक्रोबायोलॉजी देखिए, हम लोग पहले इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, फिर हम लोग थोड़ा डिटेलिंग समझेंगे। सो माइक्रोबायोलॉजी देखिए, माइक्रोबायोलॉजी नाम से ही खुद बता रही है, माइक्रोबायोलॉजी क्या बच्चों? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of microorganisms. It is a branch of biology that deals with the study of microorganisms. यानी कि वो फील्ड, वो बायोलॉजी की फील्ड जिसमें हम लोग माइक्रोब्स को यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of microorganisms is known as microbiology. ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो आपको बेसिक पॉइंट्स तो याद हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, क्यों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है उन्हें, और माइक्रोस्कोप क्या होता है, और माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ठीक है ना। अब हम लोग समझेंगे, देखिए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ये कौन थे? एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या नाम है इनका? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। बच्चों ये नाम याद रखिएगा, बिकॉज ही इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और व्हाई ही इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? देखिए, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को देखा था। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू सी द बैक्टीरिया, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंगली आप लोग समझिएगा, इन्होंने खुद अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, पता है, इन्होंने खुद अपना माइक्रोस्कोप बनाया था जो छोटे से छोटी चीज को भी करीबन 300 टाइम्स बड़ा कर सकता था, ठीक है ना। तभी वो बैक्टीरिया को प्रॉपरली देख पाए। उन्होंने बैक्टीरिया को कैसे देखा? इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था, इसलिए ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी बैक्टीरिया, यानी कि इन्होंने ही डिस्कवरी करी थी किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। इन्होंने ही डिस्कवरी करी थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी द बैक्टीरिया। इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था और उससे उन्होंने ये बैक्टीरिया को देखा था, नहीं तो पता ही नहीं चलता। बताइए कितनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी कि ऐसे भी कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दिख नहीं रहे हैं हम लोग को। अगर माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं होती, अगर ये बैक्टीरिया को उस टाइम नहीं देखते, ठीक है ना, तो इसकी इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये डिस्कवरी, बिकॉज इट लेड टू द आइसोलेशन। मतलब इसका पता चला कि बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, बैक्टीरिया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी बैक्टीरिया। तो याद रखिएगा बच्चों, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को, बिकॉज ही इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहां कहां रहते हैं, ठीक है ना, कहां ये इनकी पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां कहां रह सकते हैं, कहां कहां एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए समझेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है, दे आर प्रेजेंट इन एयर, जो हवा है वहां पे भी प्रेजेंट है। अब आपको देखिए, हवा में पता चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? नहीं, आपको नहीं पता चल रहा है, पर मैं खड़ा हूं यहाँ पे भी जो एनवायरनमेंट है, एयर है, यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ऐसा ही आप भी जहां पे हैं उस एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पर वो कुछ हार्मफुल हो सकते हैं। जो हार्मफुल होंगे, अगर वो हम लोग की बॉडी में एंटर कर गया तो हम लोग को कोई डिसीज हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर वो हार्मफुल नहीं हुए तो हम लोग बॉडी उसको मैनेज कर लेती है।
अब या तो वो सॉइल में प्रेजेंट है, सॉइल में तो मैंने बताया था, जैसे आपको जब मैं लास्ट लेक्चर जब हम प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया था, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सॉइल में होते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या करते थे, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते थे नाइट्रोजन की, जो कि प्लांट यूटिलाइज कर पाए, प्लांट इजिली यूटिलाइज कर पाए, उस नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो यानी कि वो सॉइल में भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, सॉइल में भी प्रेजेंट है, वो वाटर में भी प्रेजेंट है, जो वाटर हम लोग पीते हैं उसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसलिए वाटर का प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्रॉपर वाटर को प्योर करना चाहिए, जो वाटर प्यूरिफायर्स आते हैं इसी वजह से, ठीक है ना, उसमें कुछ इंप्योरिटीज होती हैं उनको भी दूर करने के लिए, और कुछ ये बैक्टीरियाज और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और भी जो पानी में आ जाते हैं, जो कि एक तरह का कंटेमिनेशन है, एक तरह का कंटेमिनेशन है पानी में, यानी कि वो हम लोग पिएंगे अगर वो पानी है तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, नहीं चाहते ना हम लोग बीमार होना। तो इसलिए वाटर को भी प्रॉपरली क्या करा जाता है, प्योर किया जाता है। ऐसे ही फूड जो हम लोग खाते हैं, क्यों कहा जाता है कि फूड को गर्म खाना चाहिए या फिर स्पॉइल, क्योंकि क्यों गर्म नहीं, क्योंकि हीट से वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया और जो भी उसमें अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं मर जाते हैं, ठीक है ना, एक टेम्परेचर पे। तो अगर हम लोग एक फूड को एक लेटर ऑन स्टेज पे खाएंगे, मान लीजिए बहुत देर बाद खाते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो सकता है, उसमें स्पॉइलेज हो सकता है, स्पॉइल हो गया हो सकता है वो फूड, और हम लोग को हो सकता है डिसीज हो जाए। इसलिए कुक्ड फूड कहा जाता है खाने के लिए, ठीक है ना, कोई भी चीज़ और रॉ खाने के लिए ज़्यादातर चीज़ें नहीं मना करी जाती हैं। वी हैव टू कुक द फूड, बिकॉज कुक करने पे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मर जाते हैं, तो अब वो हम लोग को कोई डिसीज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, कोई डिसीज हम लोग में नहीं फैला पाएंगे। तो वो हर जगह प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। फूड हम लोग जो खा रहे हैं उसमें, पानी जो पी रहे हैं उसमें, इवन दे आर प्रेजेंट इनसाइड एनिमल बॉडी, एनिमल की बॉडीज के अंदर भी हो जाते हैं, चले जाते हैं वो, और वो एनिमल्स में डिसीज करवा देते हैं, ठीक है ना, फिर एनिमल को कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है ना, हम लोग की बॉडी में भी आ जाते हैं ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, थ्रू फूड, वाटर या कुछ भी, क्योंकि वो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, वो किसी तरह से भी हम लोग की बॉडी में एंटर कर जाएंगे, और बॉडी में एंटर कर गया तो क्या हो गया, हम लोग को बीमारी हो जाएगी, ठीक है ना, क्यों, हार्मफुल होंगे अगर वो पैथोजेंस होंगे, मतलब अभी मैं बताऊंगा पैथोजेंस और ये सब क्या होता है, तो ये एंटर कर गए हम लोग को बीमार कर देंगे, और बीमार कर देंगे, हम लोग नहीं चाहते ना बीमार होना। अभी देखिए कैसा वो कोरोना का पूरा चल रहा है, वायरस का, ठीक है ना, कोरोना वायरस, क्यों, आप सब लोग अपनी सेफ्टी के लिए मास्क पहन के चल रहे हैं, ठीक है ना, सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं, ठीक है ना, और पूरा प्रॉपर अपने आप को डिस्टेंस बना के चल रहे हैं लोगों से, क्यों, क्योंकि ये वायरस इन्फेक्शियस है, यही वायरस एक से दूसरे तक ट्रांसफर हो रहा है। जब डिस्टेंस कम होगा लोगों के बीच में तो वो वायरस थ्रू एयर पहुंच जाता है दूसरे की बॉडी में, ठीक है ना, थ्रू नोज, जब हम लोग सांस लेते तो हम लोग की बॉडी में आ जाता है, तो क्या होगा, हम लोग को भी वही सेम बीमारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे कोरोना वायरस अभी जो चल रहा है उसकी वजह से कितना प्रिकॉशंस ले रहे हैं हम लोग, समझिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने डेंजरस हो सकते हैं, जो हम लोग के लिए हार्मफुल होते हैं, जो डेडली होते हैं, कितने हार्मफुल हो सकते हैं कि हम लोग की जान तक ले सकते हैं, दे कैन टेक आवर लाइफ्स। तो सेफ्टी मेंटेन करना बहुत जरूरी है सेफ्टी के साथ, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया कहां कहां प्रेजेंट है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली हार्श एनवायरमेंट्स, जो बहुत ज़्यादा कठोर, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशंस होती है, एनवायरनमेंट होते हैं जहाँ पे नॉर्मल कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता, वहाँ पे ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सरवाइव कर जाते हैं। बताइए कितनी कैपेबिलिटी है इनमें। हम लोग को अगर थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो हम लोग वहाँ सरवाइव नहीं कर पाते हैं, या ज़्यादा टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाए, माइनस में हो जाए तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, हम लोग की बॉडी कितनी ज़्यादा उसमें आ जाती है, कितनी प्रॉब्लम होती है। पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये खतरनाक सिचुएशंस में रहते हैं, बहुत कैसी, हॉट स्प्रिंग जो वॉल्केनो वाले रीजन्स होते हैं, जो वॉल्केनो जहाँ पे होता है, ठीक है ना, वहाँ के आसपास जो वाटर होता है वो बहुत गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, ठीक है ना, हॉट स्प्रिंग्स, वहाँ से ऐसे फव्वारे निकलते हैं गर्म पानी के, ठीक है ना, वो जो होते हैं उसको हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। वहाँ नॉर्मल कोई भी इंसान जाए वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। सोचिए वहां पे भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो वहां पे भी रह जाते हैं, दे कैन लिव इन दीज हार्श एनवायरमेंट्स, ऐसे हार्श एनवायरमेंट्स में रह जाते हैं। बताइए कितनी ज्यादा अडेप्टेशन है इनके पास। ये डेजर्ट सॉइल में भी रह जाते हैं। डेजर्ट को आपको पता ही होगा, रेगिस्तान,
ठीक है। डेजर्ट में आप जानते हैं ना कि दोपहर के टाइम में, गर्मी के समय में कितना टेम्परेचर चला जाता है, 50 टेम्परेचर चला जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक। और नॉर्मल अगर देखा जाए तो नॉर्मल 30-35 तक रहता है टेम्परेचर, वो 50 तक जाना कितनी बड़ी बात है। और ऐसे ही नाइट में इन डेजर्ट्स में माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, -4, -5 और पता नहीं और भी नीचे तक। तो सोच के देखिए आप लोग, डेजर्ट में जहां हम लोग थोड़ी देर तक भी सर्वाइव नहीं कर सकते हीट की वजह से, इतनी एक्सट्रीम हीट होती है, इतनी एक्सट्रीम कोल्ड होता है वहां पे नाइट में, और डे में इतना एक्सट्रीम हीट होती है। ऐसी सिचुएशन में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। दे ऑल्सो सर्वाइव इन सलाइन वाटर्स, जो मतलब जहां पे सॉल्ट होती है, जो पानी में डिजॉल्व होती है, ऐसे एरिया में भी ये लोग सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है ना। सॉल्टी एरियाज में भी, जहां पे बहुत ज्यादा सॉल्ट डिजॉल्व होती है वाटर में, वहां आइस कोल्ड वाटर में, जहां बहुत ठंडा पानी होता है, जैसे अंटार्कटिका जैसी जगह हो गई, या फिर और भी जो एक्सट्रीम जहां पे आइस कोल्ड वाटर होता है, वहां सर्वाइव कर जाते हैं। हम लोग अगर 2 मिनट के लिए भी अगर आइस में हाथ डाल लेते तो क्या हाल होता है हम लोग का, बताइए, सोचिए। तो कितनी एक्सट्रीम सिचुएशंस में रहते हैं लोग। ये लोग मार्श लैंड्स में भी रहते हैं, ठीक ना, दलदल वाला एरिया, जो दलदली एरिया होता है ना, जहां की सॉइल बहुत वेट होती है, ठीक है ना। दलदल का एरिया कैसा होता है, हम लोग हाथ पैर जैसी उस पर रखते हैं तो क्या होता है, धंस जाता है अंदर, ठीक है ना। तो कैसा वहां की सॉइल होती है, वेट सॉइल होती है, वैसे एरिया में भी वो सर्वाइव कर जाते हैं, बताइए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। दे ऑल्सो सर्वाइव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जो उनके वेस्ट होते हैं, उस पे भी वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में आपको कि ऑर्गेनिक मैटर जब मैन्योर बनाते थे, कंपोस्ट बनाते थे, ठीक है ना, तो वही डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में भी ये लोग सर्वाइव कर जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर्स का काम कर रहे थे, याद आया, डिकम्पोजिंग बैक्टीरियाज एंड फंजाई। डिकम्पोजर्स जिन्हें कहा था, बैक्टीरियाज और फंजाई को, तो ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे भी काम करते हैं, उनको कंपोस्ट या फिर मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कितना हम लोग के लिए काम भी कर रहे हैं, यूजफुल भी हैं। और इनमें से कुछ अलोन रहते हैं, अलोन यानी कि सेपरेटली रहेंगे, यानी कि वो कोई ग्रुप में नहीं रहते हैं, ऐसे कुछ दोस्तों में भी होता है ना, उस तरह से। तो कुछ अलोन रहते हैं, दे लिव अलोन, और कुछ कॉलोनीज बना के रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, यानी कि 3-4 की कॉलोनीज बना लेंगे तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। तो उसी तरह से या तो वो अलोन रहते हैं या तो वो कॉलोनीज में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे हम लोग। सम लिव एज पैरासाइट्स आइदर आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी। इसका क्या मतलब है, देखिए, पैरासाइट, ये पैरासाइट की तरह रहते हैं, यानी कि किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं या फिर अंदर रहते हैं, और अपना न्यूट्रिशन, अपना खाना कहां से लेते हैं, इनसे ही लेते हैं। और जिन पे काम करते हैं वो क्या पैरासाइट, वो होते हैं होस्ट। मान लीजिए वो किसी एनिमल की बॉडी के ऊपर कोई पैरासाइट प्रेजेंट है, एनिमल की किसी बॉडी के ऊपर कोई पैरासाइट प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो बॉडी से वो उस एनिमल की नरिशमेंट लेगा, अपना न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है ना। जैसे टिक्स होते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स के ऊपर होते हैं, काउज और गोट्स, इन सब पे, तो ये क्या होते हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अपना खाना ले रहे हैं, किनसे, इस होस्ट से। एनिमल क्या हो गया, एनिमल इज अ होस्ट इन दिस केस, एनिमल को क्या कहेंगे, होस्ट। और ये जो इनके ऊपर जो भी क्या कहते हैं, पैरासाइट जो इनके ऊपर है, उसको क्या कहेंगे, पैरासाइट, क्योंकि वो इनके ऊपर है, एक्टो पैरासाइट इसे बोलते हैं। अगर वो बॉडी के ऊपर है, यानी कि बॉडी के ऊपर है किसी एनिमल के, और वो न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको क्या कहेंगे, एक्टो पैरासाइट, ECTO, एक्टो पैरासाइट, ठीक है ना। और ऐसा ही पैरासाइट जो न्यूट्रिशन लेगा, पर कैसे लेगा, बॉडी के अंदर जाके, किसी एनिमल की बॉडी के अंदर जाके वहां से न्यूट्रिशन ले रहा है, अच्छा खा रहा है, पी रहा है, ठीक है ना। तो वो कैसे पैरासाइट कहलाते हैं, क्योंकि वो अंदर चले गए हैं, उन्हें कहते हैं एंडो पैरासाइट। क्या कहते हैं, एंडो पैरासाइट। तो जो बॉडी के ऊपर है वो एक्टो पैरासाइट्स, और जो बॉडी के अंदर चले गए हैं वो क्या है, एंडो पैरासाइट्स, ठीक है ना। एक्टो एंडो समझ लिए, जो बॉडी के ऊपर है एक्टो पैरासाइट, जो बॉडी के ऊपर है, ठीक है ना। और कुछ होते हैं एंडो पैरासाइट, ठीक है ना। ये होते हैं बॉडी के ऊपर प्रेजेंट और ये होते हैं बॉडी के अंदर प्रेजेंट। तो सोचिए वो लोग ये बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बॉडी के
ऊपर एज अ पैरासाइट भी रह सकते हैं, ठीक है ना, और कुछ बॉडी के अंदर जा भी सकते हैं, अंदर के जाके, यानी इन्हें क्या कहेंगे, एंडो पैरासाइट्स, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, हम लोग के लिए क्या रोल प्ले करते हैं। सी, मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, कंप्लीटली हार्मलेस हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि अभी अगर एनवायरनमेंट में देखें हम लोग, हैंड्स में इतने बैक्टीरियाज होंगे, सॉइल में इतने बैक्टीरियाज, फंजाई और पता नहीं क्या क्या प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है ना, एनवायरनमेंट में वायरस कहीं ना कहीं होगा। अभी देख लीजिए कोरोना वायरस का भी केस है, कैसे एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं होगा। इतने लोग इन्फेक्ट क्यों हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि एनवायरनमेंट में है, किसी ना किसी को डिसीज है वो जो कि दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो वायरस भी होते हैं। तो कुछ ज्यादातर कंप्लीटली हार्मलेस होते हैं, हार्मलेस यानी कि हार्म नहीं करते हैं, यानी कि हर दिन नहीं तो कोई ना कोई बीमार होता, परेशानी होती, सब तरह से थे, हम लोग की बॉडी रेजिस्ट करती है इन सब चीजों को। तो मैक्सिमम मतलब मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मलेस होते हैं। कुछ सम आर यूजफुल टू अस, कुछ उनमें से यूजफुल होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर मैं लेटर ऑन क्लासेस में पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा, जो डेली के प्रोडक्ट्स हम लोग खाते हैं वो सब भी क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही बनते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग आपके घर में डोसा, इडली, ये सब बनता है कि नहीं, ये सब फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, ये सब यीस्ट से ही होता है, यीस्ट यूनिसेलुलर फंगस होती है, ठीक है ना। ये क्या करती है, CO2 प्रोड्यूस करती है, अल्कोहल प्रोड्यूस करती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो जो बैटर बनता है इनकी ही वजह से बनता है, ठीक है ना। तो इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग जो कर्ड बनाते हैं घर में, देखा होगा कर्ड, थोड़ा सा कर्ड अगर ऐड कर दिया जाए वार्म मिल्क में, मिल्क किसमें, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है कुछ घंटे बाद। क्यों, क्योंकि वो भी एक बैक्टीरिया से ही हो रहा है। छोटा सा सोचिए, इतना माइन्यूट सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, उसका हम लोग ने थोड़ा सा ही पार्ट डाला, मतलब कहने का मतलब कुछ ही बैक्टीरिया हम लोग ने मिल्क में ऐड करे, और मिल्क किसमें कन्वर्ट हो गया, कर्ड में प्रेजेंट हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग है। सोचिए हम लोग डेली जो कंज्यूम करते हैं अल्कोहल भी बनाने में वो क्या, यही सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम आते हैं। कितने इंपॉर्टेंट है। जो ब्रेड इंडस्ट्री है, बेकिंग, जो केक बनता है, जो ब्रेड्स बनती हैं, ये सारी कैसे हैं, सब इसी से ही, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही है रोल इन सब में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते तो इजिली ये सारे प्रोडक्ट जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो नहीं कंज्यूम कर पाते। सोचिए कितने इंपॉर्टेंट है। इसलिए लेटर ऑन क्लासेस में मैं सब बताऊंगा, कैसे ब्रेड, कैसे अल्कोहल, कैसे कर्ड, ये सारी चीजें कैसे बनती हैं, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम लोग लेटर ऑन क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी ब्रीफली समझ लीजिए कि कुछ यूजफुल होते हैं कैसे। अब कुछ ऑल्सो सम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिसीज, कुछ रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डिसीज के लिए। हम लोग को जो बैक्टीरिया के डिसीजेस हो जाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपका ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी, माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया होता है उससे होता है, ठीक है। ऐसे ही टेटनस है, वो भी किससे, क्लोस्ट्रीडियम एक होता है बैक्टीरिया, उससे होता है, ठीक है। ई कोलाई आपने बहुत सुना होगा, ई कोलाई बैक्टीरिया, वो तो हम लोग की गट में भी होता है, ठीक है ना, हम लोग के लिए यूजफुल होता है। तो वो भी तो कुछ हार्मफुल होते हैं, ठीक है ना, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, कुछ डिसीज के हम लोग को डिसीज दे जाते हैं, और कुछ हम लोग के लिए इतने हार्मफुल नहीं होते हैं। तो सम आर डिसीज कॉजिंग, ठीक है ना। अब समझेंगे हम लोग बच्चों, यही डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम लोग को डिसीज देते हैं, हम लोग को बीमारी देते हैं किसी ना किसी तरह से, इनको क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, दीज आर नोन एज जर्म्स और पैथोजेंस, ठीक है बच्चा, याद रखिएगा। द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो डिसीज कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो क्या कहलाते हैं, जर्म्स या फिर पैथोजेंस, ठीक है ना। जर्म्स बोलते हैं या हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग याद रखिएगा पैथोजेंस किनको बोलते हैं, ठीक है ना, वो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जो बेनिफिशियल है हम लोग के लिए वो नहीं, जो हम लोग को डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दोज आर नोन एज जर्म्स और पैथोजेंस, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैंने आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको समझिए, इसको बताइए। मैं तो आपको लोगों को थोड़ा टाइम दूंगा, आप लोग इसका आंसर सोचिएगा क्या हो सकता है, ठीक है। क्यों मैंने लिखा है उसका रीजन भी बताऊंगा मैं, ठीक है, बहुत जरूरी है। समझिए पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है स्नीजिंग, स्नीजिंग जानते हैं ना क्या होता है, छींकना, जो छींकते हैं हम लोग। स्नीजिंग कैन कॉज इन्फेक्शन टू अ हेल्दी पर्सन, एक्सप्लेन।
अगर कोई आपके सामने स्नीज कर रहा है, छींक रहा है, कोई एक पर्सन, ठीक है ना, वो छींक रहा है जो पर्सन, उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्यों आपके लिए, अगर आप हेल्दी हैं, मैं जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक इंसान है, ठीक है ना, उसने छींका, उसने स्नीज किया, ठीक है, अगर मैं हेल्दी हूं तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी उससे? व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी उससे? इसको बताइए, क्यों स्नीजिंग मेरे लिए, मैं अगर हेल्दी हूं तो मेरे लिए हार्मफुल क्यों है? बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए। आंसर आया कोई? बताइए। देखिए मैं बताता हूं, होपफुली सबको आ गया होगा, मैं बताता हूं। देखिए क्या होता है, जब हम लोग स्नीज करते हैं, जब हम लोग छींकते हैं, अगर सच में देखा जाए तो हम लोग एक स्नीज में ही कितनी ज्यादा ड्रॉपलेट्स हवा में उड़ जाती हैं। जो छींक हम लोग मारते हैं तो कितनी ज्यादा ड्रॉपलेट्स हवा में उड़ जाती हैं, ठीक है। हो सकता आपको, अगर कोई भी मान लीजिए कुछ फ्लू है, आपको किसी भी तरह की बुखार है, फीवर है, कुछ है, तो आपको क्या होगा, आपको वायरस होगा आपकी बॉडी में, ठीक है ना। आपने स्नीज किया तो क्या हुआ, वही वायरस हवा में डिस्पर्स हो जाएगा। कितने सारे वायरस ऐसा ही हवा में आपके साथ उड़ जाएंगे, ठीक है ना, इतने ज्यादा एनवायरनमेंट में फैल जाएंगे। तो आपके जो बगल में इंसान होगा, नियरेस्ट इंसान होगा, तो वो क्या सांस तो लेगा, वो रेस्पिरेशन तो करेगा। वो नॉर्मली हम लोग अभी भी जैसे बात कर रहे हैं या फिर नॉर्मली भी खड़ी रहते हैं तो हम लोग ब्रीथ इन ब्रीथ आउट तो करते ही है ना, सांस लेते और छोड़ते तो है ही ना। तो ऐसे में क्या होगा, वो सारे वायरसेस क्या बॉडी में चले जाएंगे। जैसे ही सांस लेगा वो हेल्दी पर्सन, उसके नोज के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू बॉडी में चले जाएंगे और वो वायरस हम लोग को बीमार कर देंगे, उस हेल्दी पर्सन को बीमार कर देंगे। उस हेल्दी पर्सन के पास ये वायरस नहीं थे, पर दूसरे पर्सन ने स्नीज किया और वो ड्रॉपलेट्स वायरस की एनवायरनमेंट के थ्रू या फिर एयर के थ्रू हम लोग की बॉडी में आ गई। तो इसलिए कहा जाता है स्नीजिंग के टाइम वी हैव टू कीप लाइक नैपकिन हम लोग के माउथ पे रखना या फिर ये सारी चीजें। और आजकल तो बहुत प्रिकॉशंस ली जा रही है। आपने देखा ही होगा ये कोरोना वायरस आ गया है, तो आपने देखा ही है लोग मास्क क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं बच्चों? सोचिए, मास्क इसी वजह से लगाया जा रहा है। जो आप लोग बोलेंगे, जो आप लोग कहेंगे, उसके वजह से हो सकता है जो वायरस आपकी बॉडी में हो, कोई हो सकता है जिसने कोरोना वायरस पॉजिटिव हो, वो क्या हो, ये सारे वायरस एनवायरनमेंट में चले जाएंगे और जो भी इनहेल करेगा, ब्रीथ करेगा, उसकी बॉडी में आ जाएंगे और वो भी बीमार हो जाएगा। इसलिए देखिए कितना सैनिटाइजेशन और कितना मास्क पहनना कितना कंपलसरी कर दिया गया है। तो जरूरी है ये सारी चीजें, ठीक है। इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लिखा था, जिससे कि आप लोग को इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली होते हैं। आपके लेवल पे जितना आपको समझना है उसके हिसाब से आप समझिएगा। इसमें 5 कैटेगरीज हैं, 5 कैटेगरीज आर देयर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वो क्या क्या है? बैक्टीरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है? प्लूरल वर्ड है, यानी कि बहुत ज्यादा बैक्टीरिया, तब हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं। सिंगुलर एक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग? बैक्टीरियम। सिंगुलर इज बैक्टीरियम फॉर एंड प्लूरल इज बैक्टीरिया, ठीक है ना। दूसरा फंजाई, ऐसा ही सिंगुलर क्या है इसका? सिंगुलर है फंगस और प्लूरल है फंजाई। ऐसा ही एल्गी, सिंगुलर है इसका एल्गा। देन इट इज प्रोटोजोआ, जिसका सिंगुलर है प्रोटोजोअन। देन इट इज वायरसेस, जिसका सिंगुलर है वायरस, ठीक है। तो ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं बच्चों, याद रखिएगा। आपके कोर्स में आपके लेवल पे ये मेजर ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो कि एनवायरनमेंट में होते हैं कहीं ना कहीं। इस वायरस ने तो हम लोग को बहुत परेशान करके रखा हुआ है काफी टाइम से, है ना। तो इसके बारे में हम लोग सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए। मैं आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में आपको डिटेल में सारे ग्रुप्स, यानी कि बैक्टीरिया को आज मैंने डिफाइन किया हुआ है, जनरल बताए हुए पॉइंट्स, कल और नेक्स्ट क्लास में और बैक्टीरिया को और एडवांस लेवल पे बताऊंगा। ऐसा ही फंजाई को, ऐसा ही एल्गी को, प्रोटोजोआ को, वायरस को, ठीक है। आपको क्लियर हो जाए कि होते क्या है, ठीक है। अब बैक्टीरिया देखिए, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मैंने ई कोलाई तो आपने बहुत सुना होगा, ई कोलाई, ठीक है ना। ई कोलाई हम लोग की गट में भी, हम लोग की एलिमेंट्री कैनाल में भी, हम लोग की बॉडी के अंदर भी होता है, ठीक है ना।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग की बॉडी के लिए, फंक्शनिंग के लिए, कुछ चीजों के लिए, डाइजेशन के लिए। तो ई कोलाई हम लोग के बेनिफिशियल है, ठीक है। ऐसे ही क्लोस्ट्रीडियम है एक बैक्टीरिया, बैक्टीरियाज के तो बहुत सारे हैं, बहुत बैक्टीरियाज हैं, ठीक है ना। मैं आपको लेटर ऑन एक लिस्ट दे दूंगा सारे बैक्टीरियाज की, ऐसे ही सारे फंजाई की, एल्गे की, जिससे कि आपको याद हो जाएंगे सारे नाम, ठीक है। अभी आप समझिएगा क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया ये एक डिसीज है, अगर आपने सुना हो टेटनस, ठीक है ना, ये क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया ही ये टेटनस को कॉज करता है, ठीक है, दिस क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, ठीक है ना। देन इट इज माइकोबैक्टीरियम, ठीक है ना, माइकोबैक्टीरियम ये भी एक बैक्टीरिया है, ये भी बहुत हार्मफुल हो जाता है, ठीक है ना। ये टीबी कॉज करता है, क्या कॉज करता है, टीबी। आपने सुना होगा एड्स भी आते हैं कि टीवी पे देखिए कंफ्यूजन में, टीवी पे ऐड आते हैं टीबी के, ट्यूबरक्लोसिस को क्योर करने के लिए कुछ मेडिसिन बोलती है गवर्नमेंट लेने के लिए, तो वो किससे होता है, ये माइक्रोबैक्टीरियम से ही होता है, ठीक है ना, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे फंजाई और बैक्टीरिया होते क्या है। बैक्टीरिया एक्चुअली, और बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा समझिएगा, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, यानी सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है ना, सिंगल सेल ही होता है, ठीक है ना उनका। दीज आर प्रोकैरियोटिक, और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि प्रिमिटिव ऐसे जिनके पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियस ये सारी चीजें नहीं होती हैं, ठीक है ना। कुछ ऑर्गेनेल होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, तो वो प्रिमिटिव हैं, यानी कि पुराने टाइप के, तो वो प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा ही यूकैरियोट्स होते हैं, आपको पता होगा यूकैरियोट्स यानी कि ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे जिनके मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, जिनके बॉडी में जिनको जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है ना, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, जैसे इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ठीक है ना, ये सारे क्या है, ये सारे सराउंडेड होते हैं किससे, ये मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। मेम्ब्रेन से सराउंडेड होना न्यूक्लियस का और इन सेल ऑर्गेनिल का, तो क्या होते हैं, ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं। और प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं, जिनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं जिनके पास, वो बैक्टीरिया है, ठीक है ना। बैक्टीरिया कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोकैरियोट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया बैक्टीरिया के अंदर। अब फंजाई भी देखिए, फंजाई क्या होता है, फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, ये यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनमें फंक्शनिंग कैरी आउट करते हैं फंजाई में, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर होते हैं फंगस। और मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ ये क्या है, यूकैरियोट्स भी हैं, दे आर यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, यानी ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें क्या है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं फंजाई में। इसका पर एक्सेप्शन है, एक याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इसका एक्सेप्शन, क्योंकि फंजाई को बोला जाता है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, एक यूनिसेलुलर फंगस होता है, ठीक है ना। आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं इसलिए इंपॉर्टेंटली और बता रहा हूं क्योंकि ये फंगस इसमें बहुत काम आएगा, इस चैप्टर में आगे आप बहुत बार उसका नाम पढ़ेंगे, वो होता है यीस्ट, ठीक है ना, YEAST, याद रखिएगा बच्चों, यीस्ट, ठीक है ना। यीस्ट ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर नहीं है, फंगस है, पर कैसा है, ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर फंगस इज यीस्ट। बाकी सारे फंगस मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ठीक है ना। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया हुआ है यीस्ट का, यीस्ट, ठीक है ना, ये यूनिसेलुलर है, ठीक है ना, यूनिसेलुलर फंगस यीस्ट। ऐसे ही पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम का आपने नाम सुना है, पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस, इससे क्या बताइए, पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक जो थी वो बनी थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इससे ही बनी थी, पेनिसिलियम नोटेटम से, ठीक है ना, पहली एंटीबायोटिक। कितनी इंपॉर्टेंस होगी बताइए उसकी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस समझिएगा। पेनिसिलियम इससे क्या बनी थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम इसका पूरा नाम था, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। तो ये फंगस है। तो हम लोग ने बैक्टीरिया पढ़ा, फंगस पढ़ा, अभी मैं आपको सारे फंगस बताऊंगा ऐसे डिटेल में, ऐसे ही सारे एल्गी, प्रोटोजोन, वायरसेस। अभी जो एग्जाम्पल दिए मैंने वो पढ़िए बच्चों, ठीक है। अब एल्गी क्या है, एल्गी यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है ना, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, आपने सुना होगा, ये सारे कैसे हैं, ग्रीन एल्गी हैं। एल्गी भी बहुत तरह के होते हैं, ग्रीन एल्गी,
ठीक है, आपका रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये सारे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे एल्गीज हैं। ये मैंने लिखा है जो ग्रीन एल्गी है, क्लामेडोमोनास, ठीक है ना, क्लामेडोमोनास इज अ यूनिसेलुलर, ठीक है ना, ये यूनिसेलुलर होता है। एल्गी मैंने बताया यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है, ठीक है ना। तो उसमें क्लामेडोमोनास जो मैंने लिखा है वो क्या है, यूनिसेलुलर है। तो याद रखिएगा ये दो एग्जाम्पल, क्लामेडोमोनास एंड क्लोरेला, ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ नेक्स्ट क्लास है प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ सिंगुलर इनको क्या कहते हैं, प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स इनको कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यानी कि यूनिसेलुलर तो हैं पर ये यूकैरियोट्स हैं, ठीक है ना। यूकैरियोट्स हैं यानी कि क्या, यूकैरियोट्स का मतलब यानी कि ट्रू न्यूक्लियस है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनके पास, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो प्रोटोजोअन्स एग्जांपल प्लाज्मोडियम, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। आपने प्लाज्मोडियम का नाम सुना है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक बहुत ही ऐसी डिसीज को करता है जो बहुत ही मतलब हम लोग ने जनरली बहुत सुनी है उस डिसीज के बारे में। पता है आपको क्या है, कौन सी डिसीज है वो जो प्लाज्मोडियम की वजह से होती है, बताइए। प्लाज्मोडियम की वजह से सोचिए सोचिए, बताऊं मैं। प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। जो मलेरिया है ना, मलेरिया इसी प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। यही प्लाज्मोडियम जो मॉस्किटो के पास, देखिए मॉस्किटो कोई डिसीज नहीं कर रहा है, मॉस्किटो के अंदर ये प्लाज्मोडियम होता है, मॉस्किटो के अंदर वो मॉस्किटो तो हम लोग को काटता है, हम लोग कहते हैं मॉस्किटो ने हम लोग को मलेरिया दे दिया। एक्चुअली मलेरिया कॉज कौन कर रहा है, ये प्लाज्मोडियम जो कि मॉस्किटो की बॉडी में था अब हम लोग की बॉडी में आ गया है, ठीक है ना। तो ये प्लाज्मोडियम ही होता है जो कि हम लोग को ये मलेरिया कॉज करता है, ठीक है ना। तो कितना हार्मफुल है बताइए। ऐसे ही एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये डिसेंट्री कॉज करता है, डिसेंट्री, अब लूज स्टूल्स हो जाते हैं, ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना, वॉटरी स्टूल्स होते हैं। तो किसकी वजह से होता है ये डिसेंट्री, ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। तो आप देख रहे हैं कुछ कुछ कैसे कैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग के लिए यूजफुल हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग लेटर ऑन सारी पढ़ेंगे कैसे बहुत ज्यादा यूजफुल है, कैसे हम लोग को प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं कुछ, और कैसे हार्मफुल हैं। देखिए कितने सारे मैंने अब डिसीज बता दिया आपको कि ये डिसीज इसकी वजह से होता है, ये डिसीज उसकी वजह से होता है। तो कैसे कितने सारे डिसीज कैरिंग भी हैं, ठीक है ना, डिसीज कॉजिंग भी हैं। तो कुछ हम लोग के लिए फ्रेंड्स हैं, ऐसे ही कुछ फोe हैं। अब देखिए प्रोटोजोन्स पढ़ लिया हम लोग ने, अब पढ़ेंगे वायरस। वायरस क्या होते हैं, वायरस बड़े खतरनाक हैं। वायरस को याद है, वायरस अगर आप पढ़ेंगे लेटर ऑन स्टेजेस में कि वायरस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, दे आर एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, इनको सेलुलर नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो सारी कैटेगरी से अलग है वायरसेस, ये सेलुलर नहीं बोले जाते हैं। बाकी सबको तो सेलुलर बोला जाता है, इनको ए सेलुलर बोला जाता है, दे आर नॉट सेलुलर। ये फॉलो नहीं करते हैं सेल थ्योरी, सेल्स नहीं है एक्चुअली। क्यों, ये इनर्ट होते हैं। इनर्ट जानते हैं आप लोग, एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं जब तक वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट हैं। मान लीजिए कोई वायरस है, जैसे कोरोना वायरस है, यही जो वायरस होते हैं जब बॉडी के बाहर होते हैं तो कुछ नहीं काम कर पाते, इनएक्टिव होते हैं। जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाते हैं, किसी की भी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो तब वो इतने एक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल जाग जाते हैं। तब वो बॉडी की सारी चीजें यूटिलाइज करते हैं। हम लोग की बॉडी में घुस गए तो हम लोग की बॉडी में फिर वो एक्टिव हो जाएंगे, और वो एक्टिव होके हम लोग की बॉडी के जो डीएनए है से आरएनए बना के, प्रोटीन बना के हम लोग की सारी मशीनरी को यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है ना। हम लोग के डीएनए को खराब कर देंगे, आरएनए से प्रोटीन बना के अपनी कॉपी अपना रिप्रोडक्शन शुरू कर देंगे, खुद रिप्रोड्यूस होने लग जाएंगे। एक वायरस घुसेगा अंदर, ऐसे अपनी इतनी कॉपीज बना लेगा, इतने ज्यादा कॉपीज बना लेगा, फिर वो वही ये सारी कॉपीज जितना रिप्रोडक्शन हुआ उस वायरस का, अब वो हम लोग की बॉडी को हार्म करेगा, अब डिसीज करेगा। तो यही तो कर रहा है ये कोरोना वायरस। क्यों, क्योंकि वही वायरस इनर्ट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं जब बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही बॉडी के अंदर गए तो क्या, वो सारी मशीनरी जितनी उनको मशीनरी मिल गई, यानी कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सारी हम लोग के बॉडी का
सारा यूज करने लग जाएंगे और हम लोग में रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे और हम लोग को बीमार कर देते हैं। इसलिए वायरस इतने डेंजरस होते हैं, वो इनर्ट पर, इसलिए उनको लिविंग में कंसीडर कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। वायरसेस को आप देखिएगा हर जगह लिखा रहता है, वायरसेस आर नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसी वजह से वैसे तो कहीं कहीं बिल्कुल नॉन लिविंग जैसा काम करते हैं, बिल्कुल नॉन लिविंग पड़े हुए हैं, बाहर पड़े हुए हैं, इनर्ट हैं, इनएक्टिव हैं। जैसे ही वो बॉडी में एंटर करे, क्या हो गया, जैसे ही बॉडी में एंटर करा उन्होंने, क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन कहाँ स्टार्ट करते हैं, किसी की बॉडी के अंदर ही। तो इसलिए एक तरह से वायरसेस बहुत डेंजरस हो जाते हैं, कभी कभी अपना फॉर्म बदलते रहते हैं, म्यूटेट होते रहते हैं, म्यूटेशन शो करते हैं, इसलिए बहुत डेंजरस होते हैं। देख ही लीजिए कोरोना वायरस ने क्या हाल किया हम लोग का। रेबीज वायरस, समझिए ये सारे एग्जाम्पल हैं। रेबीज जो होता है, यानी कि रेबीज आपने डिसीज सुना होगा, जो कि डॉग्स और इन सबको होता है, ठीक है ना, वैसे एनिमल्स को होता है, डॉग्स और ये डॉग्स हो गया, वुल्स हो गया, जैकाल्स हो गया, इन सब को होता है, ठीक है ना। रेबीज वायरस, वो रेबीज कॉज करता है, रेबीज। ऐसा ही पोलियो, पोलियो तो आपने खूब एडवर्टीजमेंट देखे होंगे टीवी पे पोलियो में, जिसमें कि हम लोग की लिम्स, हाथ पैर खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। क्यों, ये वायरस की वजह से होता है, ठीक है ना। ये वायरस ही होता है पोलियो का, जो हम लोग को पोलियो कॉज करता है, ठीक है ना। इसलिए स्टार्टिंग में ही हम लोग पोलियो की ड्रॉप्स लेते हैं, जिससे कि हम लोग के बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाए और ये वायरस एक्ट ना कर पाए। पोलियो वायरस, पोलियो कॉज करता है। चिकन पॉक्स वायरस, चिकन पॉक्स भी आपने खूब नाम सुना होगा। चिकन पॉक्स भी जो होता है, ठीक है ना, वो भी वायरस से ही होता है, यानी कि रेबीज, पोलियो, चिकन पॉक्स, ऐसे बहुत सारे। जो कॉमन कोल्ड होता है हम लोग को, जुकाम, सर्दी जुकाम होता है, वो भी वायरस से ही होता है, ठीक है ना। तो वायरस है उसका भी रीजन। तो समझिएगा कितने इंपॉर्टेंट होते हैं सारे, और कैसे कैसे कुछ वायरस तो हार्मफुल ही हैं पूरे। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इन कैटेगरीज में, यानी कि मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। बैक्टीरिया के बाद में जनरल इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे ही दिया, पर समझिएगा कि वो क्या है, प्रोकैरियोटिक हैं, ठीक है ना, यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब होता है, ये कैरियन जो वर्ड है, ये जो कैरियन वर्ड है, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, और ठीक है ना। और प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, पुराना, ठीक है ना। तो वैसा, यानी कि प्रिमिटिव वाला न्यूक्लियस, मान लीजिए ऐसा जिसके पास जो न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं है, जिनके पास जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यानी कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सारे, इनका क्या कवरिंग नहीं है, इनकी मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है ना। वो सारे, उसमें क्या आता है, बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक। हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं बताइए, हम लोग यूकैरियोटिक्स हैं, हम लोग यूकैरियोटिक हैं। हम लोग का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, हम लोग के सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। हम लोग के जो सेल ऑर्गेनेल हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, इनके आसपास चारों तरफ मेम्ब्रेन है एक, तो मेम्ब्रेन है। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग यूकैरियोटिक्स हैं, हम लोग यूकैरियोटिक्स हैं। प्लांट भी ऐसे यूकैरियोटिक है, ठीक है ना, प्लांट भी यूकैरियोटिक है, फंगस भी ऐसे यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक एंड दे आर यूनिसेलुलर, दैट इज दे आर सिंगल सेल्ड। एक सेल होता है जो सारा काम करता है, ठीक है ना, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक सेल होता है जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म और जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो वो काम करता है उस पर्टिकुलर सिंगल सेल में। सारे जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है ना। तो इट इज सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेलुलर, ठीक है। और ये बैक्टीरिया की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, मैंने बताया था, जैसे सारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, एक्सट्रीमली हार्श एनवायरनमेंट में भी, सारे तरह के एनवायरनमेंट पे। तो बैक्टीरिया ऐसी कैटेगरी है जो वेरियस हैबिटेट्स में, सब तरह के हैबिटेट्स में पाई जाएगी। वॉल्केनो वाले रीजन पे भी ले लीजिए, जहां पे कुछ ग्रो ही नहीं करता है, जहां का टेम्परेचर, आप जो आग निकलती है, जो लावा निकलता है, इतना हाई टेम्परेचर होता है उसका, इतना हाई टेम्परेचर होता है कि कोई भी चीज वहां सर्वाइव नहीं कर सकती। सोचिए वैसी जगह पे भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं, बैक्टीरिया रह लेते हैं वहां पे। तो बताइए कितनी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह लेते हैं। ये ग्लेशियर जो होते हैं, जो ठंडी जगह और जो बर्फ होती है, बर्फ वाले रीजन, वहां पे भी रह लेते हैं। मैंने बताया था आपको, डेजर्ट पे भी रह लेते हैं, डेजर्ट में जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है वहां रह लेते हैं। जब कोल्ड हो जाता है रात में, वहां भी सर्वाइव कर जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स, वही जहाँ पे वोल्केनो वाले रीजन होते हैं, जहाँ पे बगल में गर्म पानी के फव्वारे और वो सब चीजें होती हैं, ठीक है ना, जो गर्म पानी, हॉट वाटर होता है, हॉट स्प्रिंग्स होती हैं, वहां पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो आप देख रहे हैं
मतलब हर तरह के हैबिटेट में, आपके हाथ तक में है, आपकी बॉडी पे भी हैं। आप अगर यहीं आप हाथ वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इतने आपको बैक्टीरिया दिख जाएंगे उसमें। तो यहाँ पे भी हैं, ऐसी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी हैं। बताइए कैसी कैसी जगह प्रेजेंट है, ठीक है। तो समझिए इन सब चीज़ों के बारे में। अब इनके शेप्स के हिसाब से, बैक्टीरिया के शेप्स के हिसाब से ये 4 बेसिक कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक है ना, 4 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है ना। तो देख, अब शेप एंड साइज तो अलग अलग होता है। कुछ बैक्टीरिया किसी तरह के दिखने में है, कुछ किसी तरह के दिखने में है, ठीक है ना। उसके बेसिस पे कुछ जनरल शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के, ठीक है ना। बैक्टीरिया के कुछ जनरल शेप्स होते हैं। तो समझिएगा, पहला होता है स्पेरिकल। जब स्पेरिकल शेप के होते हैं, स्पेरिकल शेप के ऐसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, कोकाय, ठीक है ना, कोकाय। अब कहीं पे भी देखेंगे, जैसे दिया होगा किसी के, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, आपने देखा एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, तो कोकस का मतलब ही क्या है, कहीं पे भी कोकस आया तो आप समझ लीजिएगा बैक्टीरिया के नाम पे। तो कैसे बैक्टीरिया होंगे, वो स्फेरिकल बैक्टीरिया होंगे, ठीक है ना। स्टेफिला कोकाय, ऐसे सारे बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि स्फेरिकल है। जहां पे भी कोकाय मेंशन है, दैट मींस दोज आर स्फेरिकल बैक्टीरियाज। नेक्स्ट है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बेसिलाई, उनको बोलते हैं बेसिलाई, ठीक है ना। कहीं पे भी बैक्टीरिया के नाम में बेसिलाई मेंशन हो तो आप समझ लीजिएगा उनका शेप कैसा होगा, उनका शेप होगा रॉड शेप। मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, ऐसे रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, स्पाइरल होते हैं। स्पाइरल होते हैं, ऐसे ऐसे रिबन की तरह से नहीं, स्पाइरल होते हैं, ऐसे 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 वेवी, तो वो कहलाते हैं स्पाइरला। कहीं पे भी ये नाम मेंशन और समझ लीजिएगा, दे आर स्पाइरल बैक्टीरियाज, दे आर स्पाइरल बैक्टीरियाज, ठीक है। एंड नेक्स्ट दे आर कॉमा शेप्ड। कॉमा शेप्ड, कहीं पे भी आपको विब्रियो, विब्रियो लिखा मिल गया, ठीक है ना, विब्रियो। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक डिसीज होता है कॉलरा। कॉलरा आपने सुना होगा, कॉलरा, ठीक है ना। कॉलरा कैसे होता है, एक बैक्टीरिया है जो विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी, तो आपका नाम ही बता रहा है ये विब्रियो कॉलरी। विब्रियो यानी कॉमा शेप्ड, दैट मीन्स दीज आर कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। मैंने बनाया हुआ, दीज आर कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। तो कहीं पे भी आपको ये नाम दिखाई दे, कोकाय, बेसिलाई, स्पाइरला, विब्रियो, तो आप समझ लीजिएगा दीज आर कैसे, इनका शेप क्या है, आपको शेप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनका, ठीक है। तो हम लोग ने पढ़ा बैक्टीरियाज के बारे में, ठीक है बच्चों। तो हम लोग ने आज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बेसिक समझा, क्या बेसिक्स क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां कहां रहते हैं, कैसे कैसे एनवायरमेंट में रहते हैं, कहां कहां रह सकते हैं, ठीक है ना, और कुछ कैसे हार्मफुल है हमारे लिए, वो हम लोग नेक्स्ट लेटर ऑन क्लासेस में समझेंगे। पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको कैसे कुछ हार्मफुल हैं, और नाम बताऊंगा, क्या डिसीज करते हैं, कैसे कुछ यूजफुल हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, मैं सब बताऊंगा आपको, सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में। अभी मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है ना। तो और कुछ जो डिसीज हम लोग करवाते हैं उनको क्या कहा था, जर्म्स और पैथोजेंस। क्या बोला था बच्चों, जर्म्स और पैथोजेंस, ठीक है ना। और मैंने आपको एग्जांपल देते हुए स्नीजिंग का बताया था, कैसे एनवायरनमेंट में ये स्प्रेड होते हैं, कैसे हम लोग को डिसीज करते हैं। देखिए कोरोना वायरस का एग्जांपल दिया था मैंने, जो बताया था आपको, ठीक है। और मेजर ग्रुप्स क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, क्या मेजरली किसमें इनको डिफरेंशिएट किया गया है, बैक्टीरिया है पहला, सेकंड इज फंजा है, देन इट इज एल्गी, देन इट इज प्रोटोजोआ, देन इट इज वायरसेस, ठीक है ना। तो हम लोग ने इनका जनरल इंट्रोडक्शन एक एक दो दो एग्जांपल्स भी पढ़े, ठीक है। अब बैक्टीरिया का मैंने जनरली आपको बेसिक पॉइंट्स बता दिए। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, हर तरह के एनवायरनमेंट में पाया जाता है, ग्लेशियर टू डेजर्ट्स टू हॉट स्प्रिंग्स। फिर मैंने आपको बेसिक शेप्स बताए बैक्टीरिया के जो आपके लेवल पे हैं, यानी कि स्पेरिकल कोकाय, रॉड शेप्ड बेसिलाई, स्पाइरल स्पाइरला, कॉमा शेड विब्रियो, ठीक है। अब मैं 1 मिनट के लिए आप ये बोर्ड से हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप पूरा बोर्ड देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं लेटर ऑन नेक्स्ट क्लासेस में फंजाई, एल्गी और ये लेटर ऑन जितने ग्रुप्स हैं वो बताऊंगा, ठीक है। और मैं बताऊंगा कैसे क्या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि कर्ड, ठीक है, कर्ड भी बैक्टीरिया से मिलता है हम लोग को, ठीक है ना। जैसे कि मिल्क को कैसे कर्ड में कन्वर्ट करता है बैक्टीरिया, जो अल्कोहल और बियर, वाइन, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी, एसिटिक एसिड, ये सब भी, जो ब्रेड बेकिंग इंडस्ट्री है, यानी ब्रेड, केक्स और ये सब बनते हैं, ठीक है ना, वो कैसे बनते हैं, वो भी सारे इन सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीज पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।